हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, ये इन्वोनॉमिक्स इंडिया है। जो इन्वायरमेंट को इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखने का एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में ये विचार एक्चुअली जब मैं इन्वायरमेंट की स्टूडेंट थी, तो जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे मन में ये विचार, हमारा एक पेपर ही था EIA बोलकर, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें सारे इन्वायरमेंट का इकोनॉमिकल असेसमेंट किया जाता था। तो इसको देखकर मेरे मन में विचार आया कि इसका एक नया नज़रिया होना चाहिए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट होती है AECC नेट और CUET से। CUET और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले MCQ से रिलेटेड मेरे आज के सवाल होंगे। आज की सेशन में कम से कम 10 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक रिलेटेड टू एनी एग्जाम्स। चलिए, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं हम वो देखते हैं। तो हमारा जो सेशन रहेगा वो हिंदी में हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं और हम हिंदी में पूछे जाने वाले सवाल जो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो CUET नेट और CUET नेट और AECC जो हर कॉलेज के द्वारा एक कंपल्सरी पेपर होता है इन्वायरमेंट का, उसमें भी पूछे जाते हैं, उसके MCQs हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वनस्पति अनुक्रमण या सक्सेशन जिसको कहते हैं। जिनको सक्सेशन ना पता हो उन्हें मैं वेजिटेशन सक्सेशन की संकल्पना किसने प्रतिपादित की। ये हमारा 1 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें AE क्लीमेंट, B है चार्ल्स डार्विन, C है EP ऑडम और D है हैकेल। तो ये जो हमारा वर्ड है वेजिटेशन सक्सेशन, ये सक्सेशन वनस्पति अनुक्रमण क्या होता है। वेजिटेशन सक्सेशन मतलब जब एक प्रकार की वनस्पति की प्रजाति खत्म होने वाली रहती है और दूसरी प्रजाति उस जगह पे पनप जाती है, उसे वेजिटेशन सक्सेशन कहते हैं। ये मैंने वनस्पति के प्रजाति के बारे में बतलाया। सक्सेशन मेनली दो टाइप के होते हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ कि पहला जो है, जिसे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन यानी कि जिसमें
एक वेजिटेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तब दूसरा वेजिटेशन उस पे पनपता है। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन में जब वो विलुप्ति की ओर रहती है, एक प्रजाति वनस्पति की विलुप्ति की ओर रहती है और उसके रहते रहते दूसरी प्रजाति पनप जाती है, उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि वो है और उसके बाद वो पनप रही है, दूसरी प्रजाति पनप रही है, नई प्रजाति पनप रही है। और प्राइमरी यानी कि जो वही प्रजाति है वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है और उसकी जगह पे दूसरी प्रजाति ने उसका स्थान ले लिया है, उसकी जगह ले ली है, वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी सक्सेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसमें पहला आंसर ए.ई. क्लीमेंट सही है। ए.ई. क्लीमेंट ने वेजिटेशन सक्सेशन का कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही मेरे रेगुलर वीडियो आते रहेंगे 10 क्वेश्चंस के। और आप लोगों को, जिन लोगों को भी आंसर राइटिंग के लिए में प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम बड़े आंसर्स किस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज सीयूटी और सीयूईटी और नेट में तो पूछे ही जाते हैं। एईसीसी में 10 क्वेश्चंस, एईसीसी में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर जो जिनका जनरल पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस, जो इसको पेपर जनरल पेपर नहीं, जिनका ये ऑनर्स पेपर है, जो यूजी के स्टूडेंट हैं और जो पीजी के स्टूडेंट हैं, वो मेरे से आंसर राइटिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस को राइट करें और कैसे मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। क्योंकि मेरे खुद के मार्क्स 63% हैं, मैंने अपने टाइम में 4th रैंक लाया था। तो आप लोग मेरे से इस मैटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है जीन भंडार। जीन भंडार किसमें सुरक्षित है? ए पशुओं में, बी पक्षियों में, सी समुद्रों में और डी वनस्पतियों में। ये जीन भंडार होता क्या है? ये इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जेन पूल। जेन पूल क्या होता है कि हमने बताया कि वो वेजिटेशन सक्सेशन होता है, तो सक्सेशन होने लगता है तो जो प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे होती है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जीन सब में अवेलेबल है, चाहे वो जूलॉजी में आप हो, चाहे वो आप बायोलॉजी में हो, आपको ये पता होगा कि वनस्पति में भी जीन होती हैं और स्पीसीज में, हर स्पीसीज में जीन पाई जाती हैं। तो हर स्पीसीज में जो जीन पाई जाती हैं, तो सबसे पहले वेजिटेशन सक्सेशन होता तो है, वो हर परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन उस जो प्रजाति विलुप्त होने, वनस्पति की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे होती है, तो हम चाहते हैं कि मतलब वैज्ञानिकों ने सोचा कि उसे कैसे संरक्षित किया जा सके। तो उसकी हमने कुछ जीन सेव करके रखी हैं और उस जहाँ पे हम ये सेव करके रखते हैं उसे जीन पूल कहा जाता है। तो ये जो जीन पूल है वो किससे रिलेटेड है, किसमें सुरक्षित है? पशुओं में, पक्षियों में, समुद्रों में या वनस्पतियों में? तो अभी हमने वेजिटेशन सक्सेशन पढ़ा था, वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों में सक्सेशन, तो ये उसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसका सही जवाब होगा वनस्पति में। ये वनस्पतियों में जीन पूल पाया जाता है
क्योंकि ऐसा नहीं कि हम वेजिटेशन सक्सेशन पढ़ रहे हैं इसलिए, पर जनरली अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए तो हम इसका आंसर वनस्पति में ही देंगे, क्योंकि सबसे पहले वनस्पतियों में ही जीन भंडारण, जीन को संरक्षित रखने का चलिए आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण किस नाम से जाना जाता है? मानव निर्मित पर्यावरण किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, भौतिक पर्यावरण, फिर है औद्योगिक पर्यावरण, सी है हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण, और डी है सामाजिक पर्यावरण। अब ये बताइए, मानव निर्मित पर्यावरण किस नाम से जाना जाता है? भौतिक पर्यावरण तो भौतिक मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट हमने पढ़ा था, उसमें से जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं वो सारे भौतिक पर्यावरण में आते हैं। औद्योगिक पर्यावरण मानव निर्मित हैं, लेकिन वो उसमें केवल इंडस्ट्रियल ही एरिया आते हैं और दूसरे एरिया इंक्लूडेड नहीं हो सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक ही केवल आते हैं, और सांस्कृतिक में आपका सामाजिक, औद्योगिक, क्योंकि वो संस्कृति को दर्शाता है इसलिए सांस्कृतिक में हमारे सब पर्यावरण इंक्लूडेड रहते हैं, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 3 हो गया। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे नोटिफिकेशन बटन दबाएं, आपको पता चलता रहेगा मेरी वीडियोस आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गुरुत्वाकर्षण सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का घूर्णन तथा सूर्याभिताप भौतिक पर्यावरण के किस प्रकार के अंग हैं? तो इसका ऑप्शन है प्रक्रियाएं, बी है तत्व, एलिमेंट है, सी है प्रक्रियाएं यानी कि प्रोसेस, तत्व यानी कि एलिमेंट, सी यानी कि शक्तियां या पावर, और डी यानी कि डी का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि ये क्या हो सकते हैं? ये प्रक्रियाएं हैं, तत्व हैं, शक्तियां हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर है शक्तियां। शक्तियां, क्योंकि ये भौतिक जो हैं वो हमने तो निर्मित की नहीं है, ये नेचुरल हैं। तो नेचुरल वाली क्या होती हैं, वो ऑटोजेनिक होती हैं और वो पावरफुल होती हैं। हमारा इन्वायरमेंट खुद में ही इतना
पावरफुल है और इतना प्रोटेक्टेड है, लेकिन हम लोगों के लिए वो यूज़फुल है, पर हम लोगों ने उसका यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने उसका दोहन किया, मतलब ऐसा यूज़ किया कि हम लोगों ने सोचा नहीं कि वो हमारे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब वो हमें नुकसान पहुंचाने लगा, तब हम लोग इसके बारे में जागरूक हुए कि हमें उसका यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। तो ऐसे ही, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा शक्तियाँ। तो ये शक्तियों के रूप में है, प्रोसेस के रूप में नहीं है, एलिमेंट के रूप में नहीं है, ये शक्तियों के रूप में है, पावर के रूप में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अब बताना है कि निम्नांकित में किसे वियोजक या डीकंपोजर, वियोजक या विघटक, जिसको डीकंपोजर कहते हैं हम, अपघटक, जिसे हिंदी में हम डीकंपोजर कहते हैं, डीकंपोजर माना जाता है। तो ए है हमारा शाकाहारी जीव को माना जाता है। बी है हमारा मांसाहारी जीव को माना जाता है। सी मृतजीवी को माना जाता है, या डी परजीवी को माना जाता है। ये सवाल का जवाब आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट पढ़ाया है। बायोटिक कंपोनेंट में आप लोग जानते हैं कि 3 ही होते हैं, एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है और एक डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर में कौन से आते हैं? जो उत्पादक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कंज्यूमर में कौन से आते हैं? जो उसको कंज्यूम करते हैं, उसमें शाकाहारी मांसाहारी दोनों आते हैं। और फिर हमारा तीसरा रहता है डीकंपोजर। डीकंपोजर यानी कि मृतजीवी, जो मृत जीवों से अपना खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीकंपोजर किसे माना जाता है? मृतजीवी को माना जाता है डीकंपोजर। अब ये क्या होता है कि फूड चेन में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के फूड चेन होते हैं। ये सब मैंने अपने क्लास में ब्रीफ में वीडियो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरी, जिसे भी ये जानना है वो जान सकते हैं, वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फूड चेन, जो 2 तरह के फूड चेन होते हैं, एक गेजिंग फूड चेन होते हैं, जो ग्रेजिंग फूड चेन होते हैं, जो ग्रीन ग्रास से शुरू होते हैं, और एक होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी या फिर सैप्रोट्रॉप्स वाले, जो डीकंपोजर से ही स्टार्ट होते हैं। डीकंपोजर से ही फूड चेन स्टार्ट ही होता है। डीकंपोजर यानी मृतजीवी से, जैसे आप समझ लो कि मृत कोई शरीर है जिसको बैक्टीरिया गला रहा है और वो ह्यूमस बना रहा है, तो उसको गलाने में हमारे पास कौन कौन से जीव काम आते हैं? जैसे जो सॉइल में होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
केचुआ कहते हैं, जो किसानों का मित्र भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोजर होता है और वो डिकम्पोज करके, जैसे हरी पत्तियां हैं वो गिरती हैं मिट्टी में, तो उसे डिकम्पोज करके और उसका जो वो निकालता है अपशिष्ट, वो एक खाद के रूप में निकलता है, जो मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, जो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। तो इसलिए ये दो टाइप के फूड चेन होते हैं, गेजिंग और डिकम्पोजर वाले फूड चेन होते हैं। डिकम्पोजर वाले डिकम्पोजर से स्टार्ट होते हैं और गेजिंग फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो आप जाकर के मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड मेरे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आइए अब हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी टाइप की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है धूम्र कोहरा, जिसको हम लोग एक लैंग्वेज में स्मॉग कहते हैं। धूम्र कोहरा यानी कि स्मॉग। स्मॉग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। स्मॉग को उत्पन्न करने में कौन सी गैस सहायक होती है? कौन सी गैस सहायक होती है? तो इसमें पहला है ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी ऑप्शन है ओजोन। सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। और डी ऑप्शन है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन आप जानते हैं कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी है ओजोन। ओजोन का होता है कि वो बॉन्ड बनाता है, पर ये ओजोन भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्मॉग जो है ना वो ओजोन के लेयर से बहुत नीचे ही बनती है। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो, इसमें ऑक्सीजन बस एक होता है, तो ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है और स्मॉग नहीं बनाता है। सबसे इसका है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो ही स्मॉग को बनाने में सहायक होता है, और इसी से एसिड रेन भी होती है। जो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा। तो एसिड रेन जिनको पता होगा उन्हें ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल, आप इस क्वेश्चन में स्मॉग रिलेटेड है एसिड रेन से। स्मॉग की वजह से एसिड रेन होती है, और एसिड रेन होने से सारे टाइल्स संगमरमर जानते हैं ताजमहल का क्या हाल हो रहा है। तो इसमें एसिड रेन भी हम मतलब बहुत खतरनाक होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वो वनस्पति को भी, हमारे उत्पादक को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। धीरे धीरे हम 10 तक पहुंच जाएंगे, और ऐसे ही 10 क्वेश्चंस के वीडियो मेरे रेगुलर यूट्यूब पे अपलोड होते रहेंगे, और इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत आवश्यकता है, नीड है, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बना रहेगा, और मैं बहुत हद तक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, और मेरा जितना नॉलेज है, जितना मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँगी, तो मैं कर पाऊँगी, और मैं आप लोगों के साथ उतना ही बनी रह पाऊँगी। तो आप लोगों की सहायता की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो
इसके लिए बस आप लोगों को हेल्प क्या करनी है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करनी है और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें। कमेंट ना भी करे चलेगा, पर अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे ये पता रहेगा कि मुझे आप लोगों तक क्या पहुंचानी है और आप लोगों की आवश्यकता क्या है, ये मुझे पता चल पाएगी। उस आधार पे मैं और भी वीडियोस शेयर कर सकूंगी और भी वीडियोस अपलोड कर सकूंगी जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिट्टी में सड़े गले वनस्पतिक पदार्थ को क्या कहते हैं? वनस्पतिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जीवाश्म, बी ऑप्शन है पीएच मान, सी ऑप्शन है जीवांश, डी ऑप्शन है नत्रजन। चलिए अब देखते हैं वनस्पति पदार्थ जो सड़े गले होते हैं, मिट्टी में अवेलेबल होते हैं, उसे हम जीवाश्म नहीं कहते हैं, क्योंकि जीवाश्म जो है वो मिट्टी में सड़े गले ह्यूमंस के भी केवल वनस्पति से नहीं ह्यूमन से भी रिलेटेड होते हैं, उसे जीवाश्म कहते हैं। पीएच वैल्यू जो है वो पानी में अम्ल की मात्रा को मापने का एक मात्रक है, तो ये पीएच मान भी उसको तो नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा जीवांश। जीवांश वनस्पति से रिलेटेड होता है, डायरेक्ट रिलेटेड होता है जीवांश वनस्पति से, इसलिए इसका सही उत्तर जीवांश होगा। जीवाश्म में और जीवांश में कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जीवाश्म में सभी जीवों के केवल मतलब वनस्पति के ही नहीं, सभी जीवों मतलब एनिमल्स, ह्यूमंस, जितने भी जीव हैं सबके अंश इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए ये जीवाश्म है। और जीवांश डायरेक्टली वनस्पति से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा जीवाश्म, जीवाश्म, माय मिस्टेक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग CUET, नेट, AECC, इन्वायरमेंटल साइंस। कोई भी आप एग्जाम उठा लो जो जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस से सवाल पूछे ही जाते हैं, और ये सब बेसिक सवाल हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रही हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इकोसिस्टम की विचारधारा, इकोसिस्टम की विचारधारा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शंस हैं लिंडेमान, बी है AG टांसले, सी है मोबियस और डी है हैंस रिटर। इसका सही जवाब होगा AG टांसले। इसका सही जवाब है AG टांसले ने इकोसिस्टम की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे AG टांसले ही होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, आप अपने आसपास या सराउंडिंग के लिए इन्वायरमेंट में किस शब्द का उपयोग करेंगे? किस शब्द का प्रयोग करेंगे? मेरे ख्याल से ये आप जो भी इन्वायरमेंट को जानते हैं उन्हें इसका जवाब पता होगा। पारिस्थितिकी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है परितंत्र, तीसरा ऑप्शन है आगे लैंडस्केप और चौथा ऑप्शन है हमारा पर्यावरण। तो इस पे भी मैंने मेरी स्टार्टिंग की ही वीडियो है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आप अपने पर्यावरण जब मैं पढ़ा रही थी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले ही वीडियो में मैंने बताया है। मेरे पहले वीडियो में ये बताया गया है। मैंने आपसे पूछा कि अगर आप पर्यावरण को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे? तो आवर सराउंडिंग। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा पूछा गया है। आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, अपने आसपास और पास पड़ोस को, सराउंडिंग को किस नाम से, किस शब्द का प्रयोग करेंगे इन्वायरमेंट में? तो हम उसमें पर्यावरण का प्रयोग करेंगे। ये मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो जो भी मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी मेरी वीडियो। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एमसीक्यू देखने से पहले मेरे वीडियोस को, कॉन्सेप्ट को देख ले। कॉन्सेप्ट देखने से आप लोगों को पता चलेगी कि वो मेरे एमसीक्यू से कितने रिलेटेड है। और ये जो बुक है वो आपको, मतलब ये जो एमसीक्यू की बुक है वो जनरली सभी स्टोर में अवेलेबल होती है। आप उसमें जाकर के भी देख सकते हैं कि ये इससे कितने रिलेटेड होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वनस्पतियां किस गैस को अवमुक्त करती हैं? वनस्पतियां किस गैस को अवमुक्त करती हैं? अवमुक्त करती है। तो किस गैस को? इसका ऑप्शंस है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो सब जानते हैं कि इसका वनस्पति जो है वो CO2 कंज्यूम करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस हिंदी में। जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए ये मेरे आज के 10 क्वेश्चंस थे। जिन भी लोगों को ट्यूशन्स के लिए मुझसे कांटेक्ट करने हैं, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझसे कांटेक्ट करने हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी एक क्वेश्चन और बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 10 हो गए क्वेश्चंस। तो जिन लोगों को मेरे से कांटेक्ट करना है ट्यूशन्स के लिए, मेरे पास इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के ट्यूशन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जिन लोगों को भी ट्यूशन्स के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं। और फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को नंबर बता देती हूँ। 81 किसका नंबर? आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो नंबर मैं आपको नंबर बता देती हूँ। नंबर 98890 है, ये हम जानते हैं। देखो ना उसमें इधर हम कर लेंगे, तुम दो ना, हम उसे एडिट कर देंगे। जिन लोगों को भी ट्यूशन्स के लिए कांटेक्ट करना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8210298890। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के ट्यूशन्स के लिए। इन्वायरमेंट में मैं पीजी तक के ट्यूशन्स प्रोवाइड करवाती हूँ, ज्योग्राफी में यूजी एंड इकोनॉमिक्स में भी यूजी फ्रॉम 11th 12th आप सब इंक्लूडेड है इसमें। 11th 12th और आप इसके कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये मेरा for online classes, live classes, you can contact me on this number. This is my number, contact number, in which you can WhatsApp me or call me for tuition, online classes for environment, geography and economics. ये तीनों के क्लासेस के लिए, इन्वायरमेंट में पीजी के क्लासेस तक के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी में यूजी तक के एंड इकोनॉमिक्स में ऑल्सो यूजी तक के क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट में आप जनरल या AECC सभी, मतलब जनरल और ऑनर्स दोनों पेपर के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के लिए मुझसे जनरल और ऑनर्स पेपर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए भी। तो इसी नोट पे आज की क्लास ख़त्म की जाती है। और मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें प्लीज़, दैट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू। सो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहें। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।